नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 5 दिन, 10 जिले और 73 विधानसभा क्षेत्र। इन 73 विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार महागठबंधन 46 सीट हार गई थी, जो बहुमत से सिर्फ 10 सीटें पीछे थी। महागठबंधन उस वक्त 73 में 46 सीट हारी थी इस इलाके में, जिस इलाके में तेजस्वी यादव की अब बिहार अधिकार यात्रा निकली है। इस यात्रा से पहले गोदी मीडिया में खूब जमकर चला कि महागठबंधन टूट जाएगा। तेजस्वी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन मैं आपको जो दिल्ली कांग्रेस के भीतर से खबर है वो भी बता दूं, और इसके अलावा कैमरे पर राजेश राम ने जो बोला है वो भी सुनवाऊंगा। और बस में जो करीब 5-5.5 मिनट का इंटरव्यू है तेजस्वी यादव का, उसमें भुजिया और पराठा खाते हुए भी है और बाकी अपना प्लान बताते हुए भी है, वो सब सुनवाऊंगा। राहुल का संदेश और राहुल का साथ दोनों इस यात्रा में है। ये यात्रा तेजस्वी यादव की अकेले की यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी का संदेश, राहुल गांधी का साथ और दिल्ली का साथ, दिल्ली कांग्रेस का साथ, सब कुछ है। कांग्रेस का आलाकमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब के सब इस यात्रा से अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। हालांकि ये यात्रा अकेले तेजस्वी यादव की है। और ये क्षेत्र जो चुना है, जो पूरा का पूरा यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जो हुई थी, वो सासाराम से निकल करके और जो पटना तक पहुंची थी, आरा छपरा सब होते हुए, वो पूरा बिहार की चौहद्दी उन्होंने नापा था। अब बिहार के बीच के इलाकों को तेजस्वी यादव नापने जा रहे हैं। मैं बिना किसी भूमिका के इस पूरी यात्रा की शुरुआत पर जो हुआ है, बारिश के बीच तेजस्वी निकले हैं, वो सब दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ इन 73 विधानसभा सीटों का एक एक सीट वाइज मैं पूरा गणित बताऊंगा, मतलब जिले वाइज क्या गणित है, वो पूरा गणित भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा नहीं, अब तो विधानसभा आने तक एक एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे 73 विधानसभा सीट, 10 जिलों पर एक शॉर्ट में ब्रीफिंग जरूर इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी ने क्या कहा, जरा वो वाला बयान सुनिए। आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के ज़िले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माँओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आप हो गया समझ गए। और कौन सी बात करेंगे, वो यही बात करेंगे। भाई, कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ, कौन है घुसपैठिया? जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के
कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया, पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया, और ऐसे दिन आ गए हैं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक FIR के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जा करके कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। सुन लो यार। चलिए, तेजस्वी की एक बात है कि कम से कम 2 दर्जन माइक आईडी थी, लेकिन इतना तो साहस है कि 2 दर्जन माइक आईडी और 20-25 कैमरे के सामने खुल करके अपनी बात रखें। हालांकि बाकी घुसपैठियां हो ना हो, लेकिन चुनावी घुसपैठियों से बिहार वालों को सावधान रहना चाहिए। देश में कुछ चुनावी घुसपैठिए हैं जो हर चुनावी राज्य में घुस जाते हैं और जिस भी चुनावी राज्य में जाते हैं वहां पर अमन, चैन, भाईचारा खत्म कर देते हैं। तो उनसे सावधान रहना है। मैं आगे आपको बताऊं, ये 20 सितंबर तक की यात्रा चलेगी और जहानाबाद से नालंदा, नालंदा के बाद पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली तक जाएगी ये यात्रा। 20 सितंबर को वैशाली में खत्म हो जाएगी। इन 73 विधानसभा सीटों में अब फिलहाल, क्योंकि कुछ ने दल बदल भी किया, जैसे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, वो विधायक आरजेडी से बनी थी, अब नीतीश कुमार के साथ हैं। अनंत सिंह बता ही दिए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अपना खुद ही ऐलान कर दिए हैं, तो वो चली गई। एक जो है आरजेडी का विधायक चला गया, उसमें भाजपा में चला गया। तो ऐसे दल बदल भी हुए हैं, इधर से उधर शिफ्टिंग हुई है। लेकिन इन 73 में आरजेडी के पास आज की तारीख में सिर्फ 27 सीटें हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और 73 में 27 ऐसी हालत में है जब इन इलाकों में यादव बाहुल्य क्षेत्र बहुत मजबूत है। मतलब ये पूरा जो पट्टी है, बेल्ट है, इसमें कुछ हिस्सा तो यादव लैंड ही कहा जाता है। कुल 11 लोकसभा सीट है इस पूरे रूट पर, जो रूट है, और इसमें सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर आरजेडी का कब्जा है। 10 में से 6 जिले, जहानाबाद, पटना, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और वैशाली, यहाँ पर यादव बहुत डोमिनेटिंग है। मतलब मतदाता के रूप में अगर संख्या के लिहाज से देखा जाए तो बड़े निर्णायक रूप में है। और मधेपुरा, इसे तो यादव लैंड ही कहा जाता है। मधेपुरा सीट सभी जानते हैं, लालू यादव से लेकर शरद यादव तक इसकी चर्चा रही है। तो ये पूरा रूट मैंने आपको बता दिया। अब जरा सुनते हैं, क्योंकि ये गठबंधन टूटने वाला है। आप मीडियम देखते होंगे, जो बड़े बड़े एंकर और एंकरानियां बताती हैं गठबंधन में दरार है, टूटने वाला है। दिन भर आप यही पढ़ते होंगे, एनडीए में तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। जरा राजेश राम को सुनिए इस यात्रा पर, फिर मैं बताता हूँ। राजेश राम को पहले सुनिए। देखिए, हर पार्टी को अपना अपना जनाधार बढ़ाने का अधिकार है, और यदि जनाधार बढ़ाने के लिए यदि यह यात्रा निकल रही है तो हर दल को अपना अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करता है, और उसी का ये कड़ी है। और जनाधार यदि किसी भी दल का, और यदि वो हम उनके पार्टनर हैं, तो एक दूसरे के जनाधार का फायदा पार्टी को और इंडिया गठबंधन को मिलता है। तो इसलिए इसमें तेजस्वी जी अपना यात्रा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। ये बेसिकली यही जो राजेश राम बोल रहे हैं, ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली के ही भावना को रख रहे हैं। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू जब बिहार में शुरू किए काम, तो इन दोनों के बयानों पर बहुत जो है गोदी मीडिया को खबरें मिली। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये जो भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इससे अल्टीमेटली फाइनली फायदा महागठबंधन को होगा। अब जरा मैं आपको इंटरव्यू 5-5.5 मिनट का है, ज्यादा नहीं, लेकिन पूरा इंटरव्यू यात्रा की शुरुआत हुई है, तो आप सुन लीजिए। उस एजेंसी के जरिए है जिस एजेंसी के साथ हम संबद्ध हैं, तो जरा सुनवाइए पूरा इंटरव्यू। देखिए, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन जो मिल रहा है, हम सब बिहार के लोगों के आभारी हैं। और जो विश्वास और जिस उम्मीदों के साथ ये सब बिहार अधिकार यात्रा में जुटे हैं, लोग चाहते हैं बदलाव हो। इस पर लोग कह रहे हैं 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश,
अब एनडीए की सरकार लोग नहीं देखना चाहते हैं। इस एनडीए की सरकार में मंत्री ही गुंडे बैठे हुए हैं, पत्रकारों की पिटाई करते हैं, माँ बहनों की गालियाँ देते हैं। बिहार के लोग यहाँ के बढ़ते अपराध और बढ़ते भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, तो लोग कोई कारखाना नहीं है, तो लोग परेशान हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। तो इस बार बदलाव तय होगा और तेजस्वी आश्वस्त करेगा कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएं, अपराध मुक्त बिहार बनाएं, जहां किसी भी अपराधियों को, चाहे कोई धर्म या जात के होंगे, अगर कोई गलती करेगा तो उसको सज़ा तेजस्वी दिलाएगा। और यही नहीं, चाहे आप सब लोग हमारे व्यवहार को भी जानते हैं कि हम जो है डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं, अनुशासन में। अगर कोई अनुशासन तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे बाहर का हो या घर का हो, इससे हमको मतलब नहीं। और बिहार में जब तक लॉ एंड ऑर्डर और जब तक भ्रष्टाचार, करप्शन आप जो है हटा नहीं देते, तब तक बिहार में निवेश नहीं आएगा। तो आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति जो है बिहार में, अपराधियों का बोलबाला है और भ्रष्टाचार की तो ये हालत होगी कि चूहे काट देते हैं तो पुल गिर जाता है, बांध टूट जाता है, पेशेंट का आंख लेके चला जाता है, करोड़ों लीटर शराब पी जाता है, किसी पे कार्रवाई नहीं होती, पेपर लीक हो रहा है, कहीं किसी पे सुनवाई नहीं, नौजवानों पे लाठियां ही लाठियां बरसाई जा रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमारे बिहार के नौजवान लाठी ना खा रहे हों, कोई ऐसा दिन नहीं जहां हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ हो। तो लोग जो है इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। वो जारी करते हैं, लेकिन जेडीयू कहते हैं कि फिर 15 साल की याद दिलाती है, कहते हैं कि उसका बुलेटिन कौन जारी करेगा। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई 2005 में भी यही बात, 2025 में भी वही बात। अरे भाई, 20 साल हो गया आपको राज किए हुए, आपने क्या बदलाव किया? आपने कहाँ स्थिति, बल्कि आपने तो और बद से बदतर कर दिया। अब जिस राज में मंत्री ही पत्रकार को गाली दे रहा हो, पीट रहा हो, कपड़े फाड़ रहा हो, तो वो गुंडा राजनीति और क्या है? जंगल राजनीति तो और क्या है? प्रधानमंत्री की यात्रा के एक दिन पहले आप पूर्णिया में जिस तरीके से अस्पताल में जाते हैं, कहा जा रहा है पब्लिसिटी स्टंट था, सिर्फ और कुछ नहीं था। सच्चाई दिखाया गया ना। अगर उनके कहे अनुसार पब्लिक स्टंट भी मान लीजिए, तो स्टंट में सच्चाई आई है कि नहीं आई है सामने? क्या वहाँ आईसीयू है? क्या वहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चल रहा है? क्या वहाँ ट्रॉमा सेंटर काम चल रहा है? क्या वहाँ प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं? अपने क्षमता का केवल 10% ही है। कितनी गंदगी थी, सतरंगी स्कीम भी नहीं चल रहा था, एक महीना तक वही बेडशीट। क्या वो सच्चाई नहीं थी? लोग जो केवल भाषण देने आते हैं, कभी कभी जीएमसीएच भी हो लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कल जिस तरीके से सामने खड़े लोगों को बोल रहे थे, खड़े हो, कैसे देखते हैं? और अपने ही मंत्री को बार बार कहना कि ये लोग मुझे इधर उधर। नीतीश जी का पिछले 5 साल का हर एक कार्यक्रम का, चाहे वो पार्टी का हो, गवर्नमेंट का हो, पब्लिक मीटिंग हो, इंटरनल मीटिंग हो, एक्सटर्नल मीटिंग हो, हम आपको भाषण का रिकॉर्ड दे देंगे। हर जगह 5 साल से एक ही बात। नीतीश जी अब बस फिक्स हो चुके हैं एक जगह, अब अचेत अवस्था में चले गए। बार बार उनको बताने की जरूरत पड़ रही है, यानी नीतीश कुमार जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो कब पलटी मार देंगे, इसलिए बार बार वो कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, अब खाने का टाइम मिलता है, इसी में निकालना पड़ता है। लगातार यात्रा शुरू होगा, चुनावी संगति शुरू हो जाएगी, अक्टूबर यात्रा, बहुत दिक्कत होता होगा, कैसे करते हैं? ये सबके लिए ही है, सबके लिए है। अब तो यूज टू हम लोग। जब आप बिहारी खाना खा रहे हैं, भुजिया, आलू का भुजिया और परोठा, लोग पराठा, भुजिया, दाल, चावल, ये सब, सब्जी, तरकारी, ये सब चलता है अपना। प्रचार के लिए जाते थे तो लगातार सत्तू मांग के ले जाते थे। हम लोग सत्तू भी लेके चलते हैं, जरूरत ना
जरूरत होती है, सट्टू की जरूरत होती है तो सट्टू भी लेके चलता है। क्या क्या बच्चों से भी बातचीत होती है, बीच में समय मिल पाता है? क्योंकि बेटियां बड़ी हो गई होगी लगातार। हाँ, नहीं इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है हम लोग निकाल पाए। चलिए, अब जरा मैं इन 10 जिलों पर एक शॉर्ट ब्रीफ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। और इस यात्रा की शुरुआत में सुबह-सुबह जो जो खबरें छपी पोर्टल्स पे कि भीड़ नहीं आई, बारिश हो गई, यात्रा की शुरुआत फीकी हो गई। वो शुरुआत जहानाबाद से मैं तो बहुत छोटी-सी क्लिप दिखा रहा हूँ, आप चले जाइए खुद। हम कहते हैं कि हम पर भरोसा मत करिए, खुद जाके देखिए। जो जनसैलाब उमड़ा है जहानाबाद से जो शुरुआत हुई है, ज़रा साइड में चला दीजिए वो विजुअल्स और मैं बताता हूँ फिर ये देखिए। आप देखिए बिल्कुल कैसे पटा पड़ा है, सड़कें बिल्कुल जो है आरजेडी कार्यकर्ताओं से पट गई हैं। जहानाबाद की अगर हम बात करें, जहानाबाद से शुरुआत किया है तेजस्वी ने, तो जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट हैं और तीनों महागठबंधन जीता था क्योंकि जहानाबाद में कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर भूमिहार यादव और ईबीसी निर्णायक भूमिका में है, लेकिन जहानाबाद में माले का भी प्रभाव है, तो आरजेडी और माले का जहानाबाद में बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो माले और आरजेडी का कॉम्बिनेशन जब इकट्ठा हो जाता है, तो इस जिले में सफाया हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जिले में जो एक सीट है वो तेज प्रताप यादव मतलब इस जिले में थोड़ा-सा जोर मार रहे हैं तेजस्वी के बड़े भाई, लेकिन उससे ज़्यादा अभी नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा। तो जहानाबाद ये पूरा प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, खासकर आरजेडी और माले के कॉम्बिनेशन बनने के बाद। नालंदा जहाँ पर आज शाम मतलब एक दिन में 2 जिले हैं, तो जहानाबाद के बाद नालंदा। नालंदा आपको पता है नीतीश कुमार का अपना घर है, 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ 1 सीट जो है राजद के पास थी, बाकी कोई सीट नहीं थी, 6 के 6 सीटें हार गई थी बाकी। पूरा कुर्मी बाहुल्य जो है ये जिला है, लेकिन इस बार माले के साथ क्योंकि जहानाबाद, नालंदा में भी माले की अच्छी पकड़ है, अच्छा जनाधार है। माले के साथ इस बार जो ये यात्रा है, वही कवायद है कि नालंदा में बेहतर परफॉर्म करें। उसके बाद पटना आती है, पटना जिला है। पटना में 14 विधानसभा सीट है, पिछली बार 6 पर आरजेडी जीती थी, 2 माले और 1 कांग्रेस। 2 माले और 1 कांग्रेस, यानी 6, 2, 8, 1, 9 सीट। महागठबंधन के पास 14 में 9 सीट थी, जिसमें से मैंने बताया था आपको कि मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी थी, वो चली गई राजद के साथ। इसके अलावा कांग्रेस से जो 1 सीट कांग्रेस जीती थी, सिद्धार्थ सौरभ भाजपा में चले गए, तो 9-7 रह गई है। अब पटना में 9 जो रही है, वही अगर रिटेन कर लें तो वो भी बड़ी उपलब्धि है और उसी कवायद में है, उसी कोशिश में है। बेगूसराय जो भूमिहार लैंड कह सकते हैं बेगूसराय को, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को आप सुनते ही हैं, झटका वाले गिरिराज सिंह, वहीं से कन्हैया कुमार हैं, गिरिराज सिंह भी भूमिहार हैं, कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं, कांग्रेस के नेता। यहाँ 7 सीटें हैं, 7 में हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि बेगूसराय वामपंथियों का गढ़ रहा है। वो मतलब सबसे मजबूत किला वामपंथियों का पूरे बिहार में बेगूसराय रहा है। तो यहाँ पर 7 में आरजेडी के पास 2 सीटें हैं और सीपीआई के पास, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 2 सीट है। और 3 सीटों जो बची 3 सीट है, उसमें 2 भाजपा और 1 लोजपा। यहाँ पर भूमिहार निर्णायक भूमिका में है, भूमिहार भाजपा के साथ नजर आते हैं, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जेडीयू के एक नेता है बोगो सिंह बड़ा नाम लोगों ने सुना होगा, बाहुबली बोगो सिंह जेडीयू छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं और मटिहानी जो विधानसभा है, मटिहानी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो बोगो सिंह के आने का भी फायदा मिल सकता है और भूमिहार मतदाताओं में अगर कन्हैया इफेक्ट, हालांकि कन्हैया तेजस्वी थोड़ा इनकी बीच की केमिस्ट्री अब तक बन नहीं पाई है, सेट नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये केमिस्ट्री थोड़ा-सा काम करती है और कन्हैया इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा भूमिहार मतों में विभाजन होता है और यहाँ पर मैंने कहा ना सीपीआई का अपना ये गढ़ है, इलाका है, तो ये कॉम्बिनेशन बेगूसराय में कम से कम 4 सीटें रिटेन कर ले तो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। खगड़िया सीट है, खगड़िया में यहाँ पर मुकेश सहनी
सन ऑफ मल्लाह, वीआईपी पार्टी, इसका इफेक्ट मिल सकता है देखने को। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है, 2 पे महागठबंधन का कब्जा है, इसमें 4 में। यहाँ यादव कुशवाहा के अलावा मल्लाह और मुसलमान, मुस्लिम भी यहाँ पर हैं अच्छी खासी संख्या में खगड़िया में। मल्लाह यहाँ पर बड़ी संख्या में है। तो मल्लाह के नेता तेजस्वी के साथ हैं, मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ हैं अब इस बार चुनाव में। तो ये खगड़िया में 4 में जो 2 था, आधा 50%, वो बढ़ाने का चांस है खगड़िया में। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, ये पूरा यादव हार्टलैंड कह सकते हैं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। सोचिए, अब जहां पर जो यादव लैंड ही है वहीं पर प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके लिए तेजस्वी यादव को थोड़े अपने कार्यकर्ताओं पर भी लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में एक नैरेटिव है जो नॉर्मली चर्चा स्क्रीन पर लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक नैरेटिव है कि यादव ये जो है इनसे ईबीसी भग जाता है, दलित भग जाता है। यादव की वजह से, यादव डोमिनेटिंग सीटों पर ईबीसी, दलित ये सब जुड़ नहीं पाते हैं महागठबंधन से। इस नैरेटिव को तोड़ना होगा तेजस्वी यादव के लिए, ये चुनौती है। ये मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इस पूरे तीनों जिलों में ये नैरेटिव तोड़ना होगा कि जैसे उसमें एग्जाम्पल भी मैं दे दूं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव, भाजपा तो बड़े मजबूती से गांव तक ले जाती रही बार बार कि नहीं भाई यादव के साथ दलित नहीं चल पाएगा, डरता है, ये है वो है, तमाम जो आपको पता होगा जो लोग जमीन की राजनीति देखते हैं। और इस वजह से कभी भी यादव मुस्लिम के साथ अन्य ओबीसी और दलित जातियां नहीं जुड़ पाती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। जो पीडीए का फॉर्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला लाया, और उस फॉर्मूले को सिर्फ नारे तक नहीं रखा, उसको जमीन पर उतारा अखिलेश यादव ने। जो टिकट बंटवारा किया, टिकट बंटवारे में सबसे कम जो टिकट थे वो यादव प्रत्याशियों को मतलब उतारा था मैदान में। और वो कौन थे? यादव प्रत्याशी के रूप में अगर सीधा कहें तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग थे, चाहे वो डिम्पल हो, चाहे वो अखिलेश खुद हो, धर्मेंद्र हो, शिवपाल यादव के पुत्र हो, रामगोपाल यादव के पुत्र हो, इसके अलावा किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। हाँ, ये था कि इसके बावजूद यादव मतदाता जो है वो इस बात को समझे कि हमें अखिलेश के साथ रहना, हमारा हित है वहीं पर। तो इसके इनको दिया, इनको इतना ही जो है टिकट दिया। बाकी कुर्मी, दर्जन भर कुर्मी प्रत्याशी उतार दिए, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, जितने ईबीसी या दलित में जाटो, जबकि जाटो को माना जाता है कि वो मायावती को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन आधा दर्जन के करीब जाटो मतदाता प्रत्याशी उतार दिए मैदान। तो ये जो फॉर्मूला है ना, जमीन पर, सिर्फ नारे तक नहीं होना चाहिए, जमीन पर उतारना। इससे वो भ्रम जो फैलाया जाता है कि नहीं यादव और ईबीसी साथ नहीं चल सकते, यादव और दलित नहीं साथ चल सकते, यादव और महादलित नहीं साथ चल सकते, इस नैरेटिव को, इस भ्रम को खंडित करने के लिए आपको ग्राउंड पर अपनी जुबान को उतारना पड़ेगा। तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये 3 जिले बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं इन पर थोड़ा टाइम दिया। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा सीट, जिसमें 2 आरजेडी के पास है, मात्र यादव लैंड है, 2 है, इस पर तो क्लीन स्वीप होना चाहिए था। इसके बाद जो है सहरसा, सहरसा में 4 विधानसभा सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट आरजेडी के पास है, और सुपौल में खाता नहीं खुला है। यानी सहरसा, सुपौल और मधेपुरा मिला के 3 जिले में सिर्फ 3 सीट जीत पाई है आरजेडी 2020 में। तो ये जो है मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समस्तीपुर और वैशाली। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट है, 5 पर महागठबंधन जीता था 2020 में। इसमें से 1 सीट वो भी थी हसनपुर वाली सीट, जिस पर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप जीते थे। तो यहाँ पर भी ये लगे हुए, और जहानाबाद में भी ये दौरे कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं। तो समस्तीपुर में 10 में 5 जीते थे, और वैशाली में 8 विधानसभा सीट है, 3 पर आरजेडी का कब्जा है। इसमें एक झटका भी है कि जो महनार की विधायक हैं वीणा सिंह, इनके पति रामा सिंह का नाम बिहार में
चिरपरिचित है, सब लोग जानते हैं, वही बाहुबली, जैसे बोगो सिंह बताया, रामा सिंह। तो रामा सिंह ये एलजेपी में जा चुके हैं चिराग के साथ, राजपूत समाज से आते हैं, तो और राजपूतों में बीजेपी की भी पैठ है, और राजपूत उधर जो है उधर भी चले गए उनके साथ भी, चिराग के साथ। तो महुआ सीट से अब तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस कैंपेनिंग में है। अब देखना होगा कुल मिला-जुला करके कि इस रूट पर जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में ज़मीनी हकीकत को 2 चुनौतियाँ हैं। एक तो ज़मीनी हकीकत को इन यात्राओं से लौटने के बाद ही आदमी स्ट्रेटजी बना सकता है। कोई भी पार्टी हो, अगर उसका नेता, उसका फेस जाता है ग्राउंड पर, अगर उसकी राजनैतिक समझ विकसित हो चुकी है, तो जिस क्षेत्र से निकलता है, उस क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत समझते हुए निकलता है। तो अगर इन क्षेत्रों की ज़मीनी हकीकत समझ लिया तेजस्वी ने, 73 विधानसभा सीटें, 10 जिले, तो जब पटना लौट कर यहाँ आएँगे यात्रा के बाद, तो इस बेल्ट में चाहे वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे वैशाली हो, चाहे नालंदा हो, चाहे पटना हो, उस पर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, वो उन उस इलाके में गुजरते हुए अपने एक प्रत्याशी को भी अपने नज़र में, दिमाग में ला सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं, संभावित प्रत्याशी, वही भीड़ लाते हैं। वो पता चल जाएगा कौन कितना आदमी ला रहा है, किसके साथ कितने लोग हैं, किसका जन समर्थन है, और अगर नेता का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, एक कनेक्ट है, तो ये भी पता चल जाता है कार्यकर्ताओं से कि किसके प्रति नाराजगी है इलाके में। तो एक संभावित कैंडिडेट्स को भी अपने दिमाग में लेकर के आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। और तीसरा, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करना। ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा, खासकर जो यादव लैंड है, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन, संयम, विनम्रता, ये ऐसी चीजें जिसका फायदा बीजेपी, मतलब चाहे झूठ में उठावे या सही में उठावे, फायदा उठाती रही है, उस लाइन पर भी उनको थोड़ा उनकी क्लास लगा करके, उनकी पाठशाला लगाकर, क्लास लगाने का मतलब डांटना ही नहीं होता है, उनके साथ संवाद करके ये बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अभी तो बिहार चुनाव की सरगर्मी शुरू ही हुई है। नमस्कार।